नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12th के हिंदी सब्जेक्ट से जुड़े जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसी का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो मॉडल पेपर लिया है यह मॉडल पेपर 2025 का है। जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट का फाइनल एग्जाम 2025 में देने वाले हैं उन बच्चों के लिए मैंने इस वीडियो में हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर लिया है, जिसमें मैं आप लोगों को आपके मॉडल पेपर से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने टोटल प्रश्न है 100, जिनमें से आप लोगों को किन्हीं 50 प्रश्नों का ही सही जवाब देना है। पहला प्रश्न आपके सामने है, आपसे पूछा गया है दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ है। दिल छोटा करना मुहावरे का सही अर्थ होता है और दोस्तों पहला सवाल है, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ है। दिल छोटा करना मुहावरे का सही अर्थ होता है हतोत्साहित होना। जो हतोत्साहित हो जाता है, जो निराश हो जाता है, जो उदास हो जाता है, तो दोस्तों वहाँ पर मुहावरे के रूप में बोला जाता है कि इसने दिल छोटा कर लिया। इसलिए यहाँ पर पहला का राइट आंसर हो जाएगा हतोत्साहित होना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 2 नंबर सवाल में कहा गया है आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। आंखों का तारा होने का अर्थ होता है प्रिय होना। देखिए, जब भी कोई किसी के लिए प्रिय होता है तो दोस्तों कहा जाता है कि वो क्या है, वो दोस्तों उसके लिए आंखों का तारा है। एक बच्चा माँ के लिए क्या होता है, आंखों का तारा होता है। इसलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर ले लेंगे प्रिय होना, क्योंकि बच्चा हर एक माँ के लिए प्रिय होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है। 3 नंबर सवाल में पूछा गया है लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। दोस्तों, लाल पीला होने का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति क्रोधित हो गया। अगर कोई व्यक्ति क्रोधित हो जाता है तो वहां पर कहा जाता है कि वो लाल पीला हो गया। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोध होना। क्रोधित होने का संबंध ही लाल पीला होने से है। ठीक है। यहां पर 4 नंबर सवाल में कहा गया है गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द है। गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द होता है अंकशाही। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 5 नंबर सवाल में पूछा गया है शिक्षा शब्द है। शिक्षा कौन सा शब्द है बताइए तो। शिक्षा जो शब्द है वो है दोस्तों स्त्रीलिंग। यहां पर हम लोग 5 का करेक्ट आंसर ले लेंगे ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। यहां पर 6 नंबर सवाल में पूछा गया है दोस्तों सभा शब्द है। बताइए तो सभा कौन सा शब्द है, बताइए सभा कौन सा शब्द है। तो दोस्तों सभा जो है वो भी एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। यहां पर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को ले लेंगे। 7 नंबर सवाल में पूछा गया है परीक्षा शब्द है। परीक्षा कौन सा शब्द है। तो दोस्तों परीक्षा भी एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उसने परीक्षा सफल कर ली। तो यहां पर देख सकते हैं सफल कर ली है, यानी कि स्त्रीलिंग का यहां पर भाव प्रकट हो रहा है। इसलिए यहां पर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 8 नंबर सवाल है दोस्तों घी शब्द है। घी शुद्ध होता है। घी शुद्ध होता है, इसलिए यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बी नहीं ए होगा, बी तो स्त्रीलिंग है ना, तो हम लोग यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं लेंगे, पुल्लिंग को लेंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 9 नंबर सवाल है दोस्तों वचन के कितने भेद हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। यहां पर 10 नंबर सवाल में कहा गया है अग्नि का प्रवाची शब्द क्या है। अग्नि का प्रवाची शब्द होता है पावक, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 11 नंबर सवाल में कहा गया है कमल का प्रवाची शब्द क्या है। कमल का प्रवाची शब्द होता है सरोज। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 12 नंबर सवाल में कहा गया है जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द है। दोस्तों जो बहुत बोलता है उसके लिए शब्द आता है वचाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 13 नंबर सवाल में कहा गया है जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए एक शब्द है। जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए एक शब्द होता है अभिनेता। जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए एक शब्द है अभिनेत्री। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर होगा। 14 नंबर सवाल में कहा गया है जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द है। जो सेना जल में रहती है उसे कहा जाता है नौसेना।
सेना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 15 नंबर सवाल में कहा गया है तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द है। तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? तो दोस्तों वो होता है यहाँ पर दोस्तों कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि को ही तीव्र बुद्धि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही आंसर होगा। ठीक है। 16 नंबर सवाल में कहा गया है कमल नयन शब्द में कौन समास है? कमल नयन शब्द में जो समास होगा उसका नाम है कर्मधारय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 17 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों आजीवन शब्द में कौन समास है? आजीवन शब्द में आने वाला समास है अव्ययी भाव। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 18 नंबर सवाल में दोस्तों पूछा गया है अग्रज अनुज शब्द में कौन समास है? अग्रज अनुज दोनों पद प्रधान है इसलिए यहां पर आने वाला समास होगा द्वंद्व। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल में पूछा गया है दोस्तों नवरत्न शब्द में कौन समास है? नवरत्न शब्द में जो समास है वो दोस्तों हो जाएगा कौन? तो द्विगु, क्योंकि यहां पर नौ क्या है? संख्या है, संख्या का बोध हो रहा है इसलिए 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 20 नंबर सवाल में कहा गया है आयुष्मान का प्रवाची शब्द क्या है? आयुष्मान का प्रवाची शब्द होता है चिरंजीवी। देखते हैं ना, जब आप किसी को प्रणाम करते हैं तो वो क्या बोलते हैं? वो आपको बोलते हैं कि आयुष्मान भव या फिर चिरंजीवी भव। आयुष्मान भव चिरंजीवी भव दोनों एक ही होते हैं इसलिए राइट आंसर आयुष्मान का प्रवाची ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है पृथ्वी का प्रवाची शब्द क्या है? पृथ्वी का प्रवाची शब्द होता है भूमि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 22 नंबर सवाल में कहा गया है संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के टोटल 3 भेद होते हैं इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 23 नंबर सवाल में पूछा गया है दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद है। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद होता है क्या भैया? दी के धन अंबर, यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 24 नंबर सवाल में पूछा गया है यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा यशा धन धा, धा नहीं दा, यशा धन दा, यशोदा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहां पर डी होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 25 नंबर सवाल में पूछा गया है तपोबल शब्द का संधि विच्छेद है। तपोबल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों 25 का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 26 नंबर सवाल में कहा गया है वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद है। बाता धन्य, यहाँ पर वार्तालाप है ना, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाता धन्य लाप है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बाता धन्य लाप है, किसी में भी विसर्ग नहीं है, किसी में भी विसर्ग नहीं है, जिसमें विसर्ग होगा वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि विसर्ग के लिए ही यहाँ पर र आया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 27 नंबर सवाल में पूछा गया है महेश शब्द का संधि विच्छेद होता है। महेश शब्द का संधि विच्छेद होता है महाधन ईश। यहां पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, महाधन ईश दीर्घाई वाला ई होगा। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 28 नंबर सवाल है कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? कठोर शब्द का विलोम क्या होता है? तो कठोर शब्द का विलोम होता है कोमल। 28 का यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 29 नंबर सवाल है दोस्तों स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? स्तुति शब्द का विलोम होता है निंदा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर होगा। 30 नंबर सवाल में कहा गया है कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या है? कनिष्ठ शब्द का विलोम होता है ज्येष्ठ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ज्येष्ठ मतलब बड़ा, कनिष्ठ मतलब छोटा। यहां पर दोस्तों पूछा गया है 31 नंबर सवाल में, तो 31 नंबर सवाल में दोस्तों क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है अंतरंग शब्द का विलोम क्या है? अंतरंग शब्द का विलोम क्या होता है जी? अंतरंग शब्द का विलोम होता है बहिरंग। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 32 नंबर सवाल है दोस्तों तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तिमिर का मतलब होता है अंधकार, अंधकार का मतलब होता है दोस्तों क्या? अंधेरा। अंधेरा का उल्टा होता है प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, 33 नंबर सवाल है कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? कृष्ण शब्द का विलोम दोस्तों क्या होता है? शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 34 नंबर सवाल में कहा गया है विज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन है? विज्ञान शब्द में उपसर्ग है बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, यहां पर 35 नंबर सवाल में कहा गया है
पुरातन शब्द में उपसर्ग कौन है? पुरातन शब्द में जो उपसर्ग है वो है पूरा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 36 नंबर सवाल है दोस्तों, आदिकाल शब्द में उपसर्ग कौन है? आदिकाल शब्द में उपसर्ग आया हुआ है आदि, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 37 नंबर सवाल है दोस्तों, ममेरा शब्द में प्रत्यय कौन है? ममेरा शब्द में प्रत्यय है कौन? तो एरा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 38 नंबर सवाल में दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय कौन है? पढ़ाई शब्द में आने वाला प्रत्यय होगा आई। आई, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 39 नंबर सवाल है दोस्तों, दिखावट शब्द में प्रत्यय कौन है? दिखावट शब्द में प्रत्यय है आवट। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। शास्त्र शब्द का विशेषण क्या है? शास्त्र शब्द का विशेषण होता है शास्त्रीय। ऑप्शन नंबर बी आपका 40 का सही आंसर होगा। 41 नंबर सवाल है, रंग शब्द का विशेषण क्या है? रंग शब्द का विशेषण होता है रंगीन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 42 नंबर सवाल में कहा गया है, वेद शब्द का विशेषण क्या है? वेद शब्द का विशेषण होता है वैदिक। क्या होता है? वैदिक। कैसे दिन का होता है दैनिक, नमक का होता है नमकीन, ठीक उसी प्रकार से वेद का हो जाएगा विशेषण वैदिक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 43 नंबर सवाल है, आचार शब्द में कौन संज्ञा है? दोस्तों आचार एक प्रकार का जाति है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर 44 नंबर सवाल में पूछा गया है, चतुराई शब्द में कौन संज्ञा है? चतुराई एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों भाव का गुण व्यक्त हो रहा है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 45 नंबर सवाल में पूछा गया है, गुच्छा शब्द में कौन संज्ञा है? भैया एक जो क्वेश्चन है वो तो मैट्रिको से हल्का है। मैट्रिक में दोस्तों प्रश्न थोड़ा सा हार्ड दे दिया है, लेकिन इसमें तो बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया है। गुच्छा शब्द में कौन संज्ञा है? गुच्छा शब्द में समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 46 नंबर सवाल है, प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? प वर्ण का उच्चारण स्थान है ओठ। प फ ब भ म इन सभी का उच्चारण ओठ से किया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 47 नंबर सवाल है दोस्तों, द वर्ण का उच्चारण स्थान है। द वर्ण का उच्चारण स्थान है दांत तथा द इन सब का उच्चारण होता है दांत से, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 48 नंबर सवाल में कहा गया है, क वर्ण का उच्चारण स्थान है क ख ग घ इन सभी का उच्चारण होता है कंठ से। क ख ग घ अंग इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ ध्वनि यंत्र से होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 49 नंबर सवाल है, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 50 नंबर सवाल है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं किस कारक का उदाहरण है? से है ना, कर्ता ने कर्म को कारण से। तो दोस्तों यहाँ पर जो पत्ता जो गिर रहा है वो पेड़ से अलग होकर गिर रहा है, क्योंकि पत्ता गिरेगा तो पेड़ से अलग होकर ही गिरेगा। तो यहाँ पर हम लोग करण से नहीं लेंगे बल्कि आपादन से लेंगे, क्योंकि आपादन कारक में ही अलगाव का बोध होता है। अलगाव कहने का मतलब बिछड़ने का बोध होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 51 नंबर सवाल है, करण कारक का चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को कारण से द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 52 नंबर सवाल में कहा गया है, बालकृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न में से कौन है? आप लोगों को बताना है दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी रचना रची है। यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है किताब का, इसलिए आप लोग ध्यान से अपने प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 52 का करेक्ट आंसर होगा बातचीत। बातचीत ही दोस्तों बालकृष्ण भट्ट ने रचना रची है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 53 नंबर सवाल में पूछा गया है, सूबेदारनी किस शीर्षक कहानी की पात्रा है? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर उसने कहा था शीर्षक कहानी की पात्रा है कौन? सूबेदारनी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 54 नंबर सवाल में कहा गया है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था चरित्र प्रधान प्रकार की कहानी है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 55 नंबर सवाल में पूछा गया है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है? रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वो रचना है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर ही सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका 55 का राइट आंसर होगा। 56 नंबर सवाल में कहा गया है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान है सिमरिया, जो कि बिहार में स्थित है।
ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 57 नंबर सवाल है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? रामधारी सिंह दिनकर छायाबोधोत्तर युग के कवि थे, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 58 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्न में से किस शीर्षक कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा रोज। रोज शीर्षक कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, इसलिए सही आंसर रोज को आप लोग याद रखिएगा। 59 नंबर सवाल में कहा गया है, रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? रोज शीर्षक कहानी की नायिका है मालती, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 60 नंबर सवाल में कहा गया है, अज्ञाय के पिता का नाम क्या था? अज्ञाय के पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 61 नंबर सवाल में कहा गया है, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? भगत सिंह की जो रचना है वो है दोस्तों एक लेख और एक पत्र, ऑप्शन नंबर ए 61 का सही आंसर होगा। 62 नंबर सवाल में कहा गया है, चौर कैसे ताल है? चौर कैसे ताल है? चौर उथले ताल है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 63 नंबर सवाल में कहा गया है, बिसनी किस शीर्षक एकांकी की पात्रा है? आप लोगों को बताना है दोस्तों कि बिसनी किस शीर्षक एकांकी की पात्रा है। इसका राइट आंसर होगा सिपाही की मां, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 64 नंबर सवाल में कहा गया है, वो सदा नीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। वो सदा नीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है जी? तो यहाँ पर 64 का सही आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर ही इस शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 65 नंबर सवाल में पूछा गया है दोस्तों, बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? पूछा गया है बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? 65 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 66 नंबर सवाल में कहा गया है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के रचयिता कौन है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो दोस्तों यहाँ पर शीर्षक है, इस शीर्षक का जो दोस्तों यहाँ पर रचने वाले जो कवि है उस कवि का दोस्तों आप लोगों को नाम बताना है, ठीक है। यहाँ पर दलित साहित्य का सौंदर्य शासक नामक जो आलोचना नाम का पुस्तक है, इसको लिखने वाले कौन है उस राइटर का नाम आप लोगों को बताना है। 66 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 67 नंबर सवाल में कहा गया है, ओम प्रकाश और कलीराम किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? दोस्तों ओम प्रकाश और कलीराम किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं, आप लोगों को उस पाठ का नाम बताना है। 67 का करेक्ट आंसर होगा जूठन के दोस्तों होगा, ठीक है। जूठन शीर्षक पाठ ही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 68 नंबर सवाल में कहा गया है, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है? लेखक का नाम आप लोगों को बताना है। 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मलयाज का, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 69 नंबर सवाल है दोस्तों, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है भाई? तो 69 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मलयाज, ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है 70 नंबर सवाल में, तिरिक्ष शीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना है? तिरिक्ष शीर्षक कहानी जो है दोस्तों वो एक प्रकार का जादुई यथार्थवादी रचना है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। यहाँ पर 71 नंबर सवाल में कहा गया है, जय कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन है? जय कृष्णमूर्ति की जो रचना है वो दोस्तों निम्न में से कौन सा होगा? तो दोस्तों निम्न में से होगा शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। शिक्षा जो दोस्तों आप लोग यहाँ पर शीर्षक जो आप यहाँ पर दोस्तों नाम देख रहे हैं, शिक्षा जो आप यहाँ पर दोस्तों जो आप यहाँ पर अपने शीर्षक पाठ का नाम देख रहे हैं, इसी पाठ का रचना करने वाले कौन थे? जय कृष्णमूर्ति थे, ठीक है। यहाँ पर 72 नंबर सवाल में पूछा गया है आप लोगों से, ये लीड बेटर के अनुसार जय कृष्णमूर्ति क्या थे? लीड बेटर के अनुसार जय कृष्णमूर्ति जो थे वो दोस्तों एक प्रकार के विश्व शिक्षक थे, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 73 नंबर सवाल में कहा गया है, ओराव भाषा में धंगाड़ किस शब्द का अर्थ है? ओराव भाषा में धंगाड़ किस शब्द का अर्थ है? तो दोस्तों यहाँ पर जो 73 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा भाड़े का मजदूर। ओराव भाषा में धंगाड़ शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 74 नंबर सवाल में कहा गया है, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? गंडक नदी की जो चर्चा है वो दोस्तों किस शीर्षक पाठ में की गई है? उस शीर्षक का पाठ
आप लोगों को बताना है, जल्दी बोलिए। यहाँ पर 74 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ओ सदा नीरा में। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में ही गंडक नदी की चर्चा की गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। यहाँ पर 75 नंबर सवाल में कहा गया है रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर आसीन रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 75 का सही आंसर होगा भागलपुर विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 76 नंबर सवाल है आपके सामने, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो दोस्तों यहाँ पर 76 का सही आंसर हो जाएगा आपके सामने निबंध। निबंध राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 77 नंबर सवाल में कहा गया है स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। यह युक्ति जो है वो किसकी है दोस्तों, यह युक्ति किसकी है बताइए जल्दी जल्दी। यह युक्ति है बालकृष्ण भट्ट की। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 78 नंबर सवाल में कहा गया है प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता का नाम है उषा। क्या है, उषा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा उषा, ठीक है। यहां पर बात करते हैं 79 नंबर सवाल में। 79 नंबर सवाल में कहा गया है कवियों का कवि किसे कहा जाता है। कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 80 नंबर सवाल है दोस्तों मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है। मुक्ति बोध का पूरा नाम है दोस्तों गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध दोस्तों मुक्ति बोध का पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 81 नंबर सवाल में कहा गया है ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे। 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कारा अधीक्षक। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। कारा अधीक्षक दोस्तों सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी 81 का राइट आंसर। यहाँ पर 82 नंबर सवाल में कहा गया है गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है। गांव का घर शीर्षक कविता कवि कौन है जी। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्रपति। ज्ञानेंद्रपति जो 82 का राइट आंसर होगा वो होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 83 नंबर सवाल है उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। उषा शीर्षक कविता कवि कौन है जी। उषा शीर्षक कविता के कवि है शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 84 नंबर सवाल है दोस्तों तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। तुलसीदास का जो जन्म है वो हुआ था राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 85 नंबर सवाल है यहाँ पर कवि भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है। कवि भूषण की कविता में वीर रस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 86 नंबर सवाल है जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्न में कौन है। जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्न में कौन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कामयानी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 87 नंबर सवाल में कहा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान है निहालपुर। निहालपुर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 88 नंबर सवाल में कहा गया है पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री है सुभद्रा कुमार चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान होगा, कुमार ना होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। 89 नंबर सवाल में कहा गया है मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। यह पंक्ति की शीर्षक कविता की है। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया यह पंक्ति किस शीर्षक कवि की है। आप लोगों को दोस्तों यही बताना है, कविता की है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मात्रा छूट गया है, कविता यहाँ पर बोला गया है कविता की है। तो दोस्तों 89 का यहाँ पर सही आंसर होगा पुत्र वियोग की। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 90 नंबर सवाल में कहा गया है पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर। यह पंक्ति की शीर्षक कविता की है। आप लोगों को उस शीर्षक कविता का नाम बताना है जहां से यह पंक्ति लिया गया है। 90 का दोस्तों यहां पर राइट आंसर होगा गांव का घर की। गांव का घर की आपका राइट आंसर होगा। 91 नंबर सवाल है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहां का रहने वाला है। प्यारे नन्हे के बेटों को जो यहाँ पर दोस्तों आप जो नाम देख रहे हैं ना पाठ का जो शीर्षक है वो है प्यारे नन्हे बेटे को, ठीक है। इस शीर्षक कविता का जो नायक है वो कहाँ का रहने वाले हैं आप लोगों को यही बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 91 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भिलाई। भिलाई जो पड़ता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के भिलाई में रहने वाले हैं इस कविता के नायक, इस कविता के रचयिता। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 92 नंबर सवाल है दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक। यह पंक्ति की शीर्षक कविता की है। आप लोगों को उस शीर्षक कविता का नाम बताना है जहाँ
से यह पंक्ति लिया गया है। 92 का सही आंसर हो जाएगा जन जन का एक चेहरा, जन जन का चेहरा एक की, जन जन का चेहरा एक की सही आंसर होगा जन जन का चेहरा एक की। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 93 नंबर सवाल में कहा गया है छत्रसाल दशक शीर्षक कृति के रचनाकार हैं। 93 का दोस्तों सही आंसर क्या होगा बताइए तो? 93 का सही आंसर होगा भूषण, भूषण आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 94 नंबर सवाल में कहा गया है कवि जायसी की रचना निम्न में से कौन है? कवि जायसी की जो रचना है वो है कड़बड़, कड़बड़ नहीं है जी, कड़बक है, कड़बक कड़बक कड़बक। कवि जायसी की रचना है कड़बक। कड़बक नामक जो शीर्षक है, जो पाठ है, कड़बक नामक जो दोस्तों पाठ है, उसका रचना करने वाले जो कवि है उनका नाम है कवि जायसी। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 95 नंबर सवाल है चित्रलेखा नामक रचना के रचयिता कौन है? चित्रलेखा नामक जो दोस्तों कविता है उसके रचयिता जो है उनका नाम है जायसी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर 96 नंबर सवाल में कहा गया है जायसी किस भक्ति शाखा के कवि हैं? जायसी किस भक्ति शाखा के कवि है? आप लोगों को यही बताना है। प्रेम मार्ग के यानी कि प्रेम मार्गी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा। 97 नंबर सवाल है सूरदास किस काल के कवि हैं? सूरदास भक्ति काल के कवि है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 98 नंबर सवाल में कहा गया है पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पद कहाँ से संकलित है? 98 का दोस्तों बताइए तो राइट आंसर क्या होगा? 98 का राइट आंसर हो जाएगा सूरसागर से। पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पद कहां से संकलित है? तो सूरसागर से संकलित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 99 नंबर सवाल है दोस्तों तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? आप लोगों को उस महाकाव्य का नाम बताना है जी। 99 का सही आंसर होगा रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 100 नंबर सवाल में पूछा गया है निम्न में लोक नायक कहे जाते हैं। लोक नायक दोस्तों कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। आगे है आप लोगों का सब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को इनमें से किसी एक पर निबंध लिखना है। आप चाहें तो मेरे प्रिय रचनाकार, छात्र जीवन, हमारे त्यौहार, प्राकृतिक संसाधन, मोबाइल, आधुनिक यंत्र मानव, ठीक है, प्रदूषण एक विकट समस्या, इनमें से किसी एक पर आप निबंध लिख सकते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा कि इन चारों पर ही निबंध लिखना सीख जाइएगा। इन चारों पर दोस्तों आप लोग अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा ताकि अगर इनमें से कोई भी अगर एक निबंध आप लोगों के फाइनल एग्जाम में आ जाए तो आप लोग उसे अच्छे से लिख सके। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर 2 नंबर सवाल में देख सकते हैं बोला गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की प्रसंग व्याख्या करें। यहाँ पर दोस्तों 2 ठो यहाँ पर पंक्ति लिया गया है। ठीक है, 2 ठो पंक्ति जो कि आपकी किताब से ही पूछे गए हैं। आप लोगों को क्या करना है दोस्तों कि आप लोगों को देखिए 4 गो है, 4 गो, और 4 में से आप लोगों को किन्हीं 2 का ही व्याख्या करना है अच्छे से। ठीक है, आप लोगों को इन 4 में से किसी 2 का व्याख्या करना है। अच्छे से कर लीजिएगा। आप लोगों को व्याख्या करना आता होगा, नहीं करने आता है तो दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा कैसे किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में पूछा गया है अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें विलंब दंड माफ करने का अनुरोध किया गया हो। इस पर पत्र लिखना आप लोग सीख जाइएगा। साथ ही है वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखा है। इस पर भी पत्र लिखना आप लोग सीख जाइएगा। ठीक है, 4 नंबर सवाल में पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। आपके सामने टोटल 10 प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 10 प्रश्न है आपके सामने, आप लोग देख सकते हैं 10 गो प्रश्न है। इनमें से 5 गो प्रश्न का आप लोगों को जवाब देना है। आप लोग सारे प्रश्नों को दोस्तों अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सारे का उत्तर आपको पता होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता है तो दोस्तों आप लोग अपने हर एक पाठ के प्रश्न के उत्तर को अच्छे से याद कर लीजिएगा। कोई पता नहीं है कि कहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, यानी कि किस पाठ से कौन सा प्रश्न आ जाएगा कोई जानता नहीं है। इसलिए हर एक पाठ का, हर एक दोस्तों गद का, हर एक पद का जो प्रश्न होंगे उनके आंसर को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर उनका जो आंसर होगा उन्हें देना आप लोग सीख जाइएगा। यहाँ पर 5 नंबर सवाल में है निम्नलिखित प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों 6 प्रश्न है और इन 6 प्रश्न में से आप लोगों को किन्हीं 3 प्रश्नों का ही जवाब देना है। यहाँ पर 6 नंबर सवाल में देख सकते हैं बोला गया है निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संक्षेपण कीजिए। आप लोगों को संक्षिप्त में लिखना है, छोटा में आप लोगों को शॉर्ट में लिखना है। इतना ज़्यादा है, आप लोगों को इसको शॉर्ट रूप में लिखना है। ठीक है, आप लोगों को संक्षेप में लिखना है, तो पढ़कर आप लोगों को दोस्तों संक्षेप में लिखना सीख जाइएगा। ठीक है, बाकी आपका टोटल जो आपका मॉडल पेपर है हिंदी का क्लास 12th का जो मॉडल पेपर है वो खत्म हो चुका। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। अगर नए आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।